साल 1980 में एक रॉयल इनफील्ड की कीमत सिर्फ 18,700 रुपये थी। आज उसी बाइक को खरीदने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। 1965 में जो साधारण साइकिल 100 रुपये में खरीदी जा सकती थी, आज उसकी औसत कीमत 10,000 रुपये तक पहुंच गई है। समय के दो निश्चित बिंदुओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली इस लगातार बढ़ोतरी को अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन अगर ये बढ़ती कीमतें आम जनता को चोट पहुंचाती हैं, तो प्रशासन रुपए की वैल्यू को गिरते हुए क्यों देखता रहता है? क्या कीमतों को एक जगह स्थिर कर देना मुमकिन नहीं है? असल में कीमतों का ये अनवरत बढ़ना मांग और आपूर्ति के उस संतुलन से पैदा होता है जो पूरी दुनिया को चलाता है। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। किसी भी वस्तु की कीमत पूरी तरह से उसकी मांग यानी डिमांड और आपूर्ति यानी सप्लाई के बीच होने वाली खींचतान से तय होती है। बाजार में 5 पेन और 5 खरीदार हैं, कीमत 1 रुपये तय है। अब आय बढ़ने से खरीदारों की संख्या 10 हो जाती है। पेन 5 ही हैं, इसलिए कीमत 1 रुपये से बढ़कर 10 रुपये तक जा सकती है। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जब पब्लिक के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होता है, तो वही पुरानी चीज़ें गणितीय रूप से महंगी हो जाती हैं। महंगाई का दूसरा कारण सप्लाई चेन के पीछे छिपा होता है, जैसे नासिक से दिल्ली आने वाला प्याज। अगर प्याज की मूल कीमत 100 रुपये है और उसे दिल्ली तक लाने का पेट्रोल खर्च 10 रुपये है, तो आपको वो प्याज 110 रुपये में मिलेगा। अब कल्पना कीजिए कि पेट्रोल की कीमत अचानक 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाती है। यहाँ किसान ने प्याज के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन बढ़ी हुई लागत के कारण अब वही प्याज आपको 120 रुपये में खरीदना होगा। इसे लागत प्रेरित या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जहां उत्पादन का खर्च बढ़ने से कीमतें अपने आप ऊपर की ओर धकेली जाती हैं। बढ़ती कीमतें आपकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कम कर देती हैं, जिससे रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है। कल तक आपके 10 रुपये में 2 सेब आते थे, लेकिन आज उसी पैसे में सिर्फ 1 ही सेब मिल पा रहा है। स्वाभाविक है कि हम महंगाई को 0% पर रोकना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ऐसा करना पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर महंगाई 0 हो जाए तो लोग भविष्य में और कम कीमतों की उम्मीद में खर्च करना बंद कर देंगे। इससे निवेश रुकेगा, उत्पादन थमेगा, नौकरियां खत्म होंगी और देश की जीडीपी धराशायी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। कुछ हद तक महंगाई उस ईंधन की तरह है जो इकोनॉमी के इंजन को चलाती रहती है। लक्ष्य इसे खत्म करना नहीं, बल्कि सही सीमा में मैनेज करना है। भारत में इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने का जिम्मा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसकी मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी को दिया गया है। कानूनन एमपीसी को महंगाई की दर को 2% से 6% के बीच सुरक्षित दायरे में रखने का टारगेट दिया गया है। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए वे रेपो रेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो ब्याज दर जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। जब महंगाई बढ़ने लगती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे लोन महंगे होते हैं, बाजार में पैसे की सप्लाई कम होती है और बढ़ती मांग पर लगाम लग जाती है। इसके उलट जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है तो रेपो रेट कम कर दिया जाता है, ताकि बाजार में पैसा बढ़े और लोग खर्च करना शुरू करें। सरकार भी टैक्स दरों में बदलाव और सार्वजनिक खर्च जैसे राजकोषीय उपकरणों के माध्यम से इस संतुलन को साधने में मदद करती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के ये तकनीकी फैसले सीधे तौर पर आपकी भविष्य की बचत और खरीदारी की क्षमता को तय करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को और करीब से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।